हेलो वेलकम। मेरा नाम मेवाराम चौधरी और आप सभी का मैं ज्ञान तरंग फॉर्मेट्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं सेट के रिलेटेड ऑपरेशन कैसे होते हैं यानी संक्रिया किस टाइप से की जाती है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देख लिया था बेसिक ऑफ सेट, सेट्स की डेफिनेशन, फिर सब सेट्स और टाइप ऑफ सेट के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे बात करने वाले यदि हमारे पास में दो या दो से अधिक सेट हैं तो उनको कैसे तो यूनियन लेते हैं, कैसे उनका इंटरसेक्शन निकाला जाता है, कॉमन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ऐसी बातें इस वीडियो लेक्चर के अंदर होने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे इस लेक्चर का सबसे इजी पार्ट इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मोस्ट फंडामेंटल भी है क्योंकि ये आपको आगे प्रोबेबिलिटी के अंदर भी काफी जगह हेल्प देगा, जो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब आपको इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले समुच्चय का ऑपरेशन एंड संक्रिया से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। वो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेन डायग्राम। क्या पता होना चाहिए? वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है? तो वेन डायग्राम का मतलब होता है समुच्चय को अध्ययन करने के लिए, समुच्चय का अध्ययन डायग्राम की सहायता से। किसकी सहायता से? डायग्राम की सहायता। यानी समुच्चय को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है और उसके लिए आप अगर डायग्राम की सहायता लेते हो, तो ये पहली बार वेन नाम के मैथमेटिशियन थे। कौन थे? वेन। ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने डायग्राम के रूप में समुच्चय को रिप्रेजेंट किया था और उनके कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे भी समझाया था, तो वो समझने वाले हैं। तो हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। उसके साथ में आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट। क्या पता होना चाहिए? यूनिवर्सल, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको सार्वत्रिक सेट। अब ये क्या होता है? तो ये होता है ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो किसी प्रॉब्लम में या किसी न्यूमेरिकल में, प्रॉब्लम में या प्रॉब्लम की जगह आपको क्या, गिवन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन में सभी समुच्चय को या सभी सेटों को, सेट्स को सम्मिलित करता हो, सम्मिलित करता हो। यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर हमारे किसी गिवन प्रॉब्लम या कंडीशन के सारे सेट समाहित हो जाएं, उसको बोलते हैं सार्वत्रिक सेट। जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल के अंदर जो क्लासेज होती हैं, उनकी क्लासेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्लासेज तो उसके सबसेट हो गए स्कूल की, लेकिन सारे स्कूल के कंबाइन बच्चों की जो एक नई सेट, नया सेट डिजाइन किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? वो सार्वत्रिक सेट कहलाएगा। तो सार्वत्रिक सेट हमारी जरूरत या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सार्वत्रिक सेट का मतलब ये समझना है कि किसी प्रश्न या किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा समुच्चय जिसके अंदर छोटे छोटे समुच्चय सम्मिलित हो जाए। ठीक है, और बाकी बातें मैं धीरे धीरे आपको समझाते जाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि सार्वत्रिक सेट एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। तो वेन डायग्राम ने क्या समझाया था कि जो भी हमारा सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट है उसको तो रेक्टेंगल में लिखें। सार्वत्रिक सेट में किससे लिखें? उसको रेक्टेंगल से लिखें। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल सेट किसके लिए? यू, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के लिए। और उसके अंदर दो रिंग दिख रही होगी आपको, ये रिंग किसके लिए लिखी गई? ए समुच्चय एंड बी समुच्चय के लिए। तो उन्होंने रिंग के रूप में तो समुच्चय को दिखाया था और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाया था। तो ये डायग्राम को वेन ने समझा था, इसलिए वेन डायग्राम के नाम से हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है कि वेन डायग्राम ने या वेन ने आगे क्या चीज बताई थी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है। समुच्चय का सम्मिलन का मतलब, यूनियन का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, अगर दो समुच्चय का यूनियन निकालते हैं तो यूनियन शब्द का मतलब होता है ऐसा सेट जो तीसरा सेट बनेगा दोनों के मिलाने पर, जिसके अंदर दोनों के एलिमेंट होने चाहिए।
जैसे कि आप दो नंबर का एलसीएम निकालते हो, तो एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड के बाद में दोनों के फैक्टर जो कॉमन होते हैं वो तो लेते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी ले लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर दो समुच्चय है और दो समुच्चय का आपको यूनियन लेना है, तो दोनों का पार्ट को मिला लेते हैं, दोनों का पार्ट मिला लेते हैं। अब हो सकता है उसमें कुछ कॉमन पार्ट आ जाए, तो कॉमन पार्ट को आपको एक ही बार लेना होता है। जैसे आपको ये शेप दिख रही होगी और इसके अंदर ये पूरा पार्ट दिख रहा है, तो ये कंप्लीट जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, दोनों समुच्चय का यूनियन कहलाता है, हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली वाली रिंग है और ये दूसरी वाली रिंग, इन दोनों रिंग को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने के बाद में हमें जो नया रीजन मिल रहा है, नया क्षेत्र मिल रहा है, उसी को बोलते हैं दोनों का यूनियन। ऐसे सारोनिष्ट का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉमन। क्या याद कर सकते हैं, कॉमन। तो कॉमन शब्द का मतलब क्या होता है, दोनों का ऐसा पार्ट जो कॉमन दिखे, जो ए में भी उपस्थित हो और बी में हो, तो वो पार्ट कहलाता है इन दोनों का सारोनिष्ट यानी इंटरसेक्शन कहलाता है। अब आपको क्या समझ में आया कि यूनियन लेना है तो दोनों को मिला देना है, और दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब कॉमन पार्ट को देखना है। तो ये कहीं न कहीं किसके जैसा है, ये किसी के सिमिलर है, ये सिमिलर है, सिमिलर टू एलसीएम है। किसके सिमिलर है, एलसीएम के सिमिलर है। और ये किसके सिमिलर है, ये है आपका सिमिलर टू, 2 नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो ये एचसीएफ के सिमिलर है। अब ये जो प्रोसेस 2 के लिए अप्लाई होती है, इसी तरह से हम इसको 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और सारांश भी तीनों का भी, 3 समुच्चय का भी हो सकता है जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर हमें 2 समुच्चय दे रखे हैं तो 2 का यूनियन निकालना में आना चाहिए और 2 का इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर दे रखा होगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूनियन निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है, तो जरूरत के अनुसार इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इस बात को मैं एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझाता हूँ। अब इसमें देखिए आपको 2 समुच्चय दे रखे हैं ए एंड बी, और हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है और साथ में ए इंटरसेक्शन बी भी ज्ञात करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, यूनियन अगर कहीं पे है तो यूनियन का सिंबल क्या है, यूनियन का सिंबल है यू, और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बातें हम करेंगे वो सिंबल के रूप में करने वाले हैं। अब 2 समुच्चय हैं, अगर ए है और एक बी है, और दोनों का क्या करना है, यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन को पहले तो लिखेंगे कैसे, तो यूनियन को लिखेंगे ए यूनियन बी से लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही 2 समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, और दोनों का आपको निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को कैसे लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन को लिखने का तरीका होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बीच में जो सिंबल लिख रहा है ए यू और यहाँ इंटरसेक्शन लिख रहा है, बस ये दोनों सिंबल ही यहाँ पे मीनिंग को जस्टिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों सिंबल को ध्यान में रखें और उसके अनुसार लिखेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, अगर हमें यूनियन निकलवा रहे हैं तो सीधी सी बात है, 2 सेट तो जरूर दे रखे हो क्वेश्चन में, तो ए और बी दे रखे हैं, हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने का क्या तरीका रहेगा, तो पहले आपको ए को लिख लेना है, फिर बीच में यू का साइन लगा लेना है यूनियन के लिए, और फिर यहाँ पे बी समुच्चय को या बी सेट को लिख लेना है। अब यहाँ पे लिखते समय क्या करना है, इन दोनों समुच्चय को देखिए, इनको देखने के बाद में आप क्या करेंगे, दोनों के अंदर आने वाले एलिमेंट तो लिखने ही है, और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो दोनों के अंदर 2 तो नहीं आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो उसको भी लिखो। 4 एक बार आ रहा है, एक ही बार लिख दिया। 6 और 8 दोनों के अंदर है, देखो 6 और 8 दोनों में ही उपस्थित है। अब 6 और 8 दोनों में है, तो आपको क्या करना है, एक ही बार लिखना है। इस 6 और 8 को क्या करना है, एक ही बार लिखना है, तो मैंने एक ही बार लिख लिया। और फिर रिमेनिंग कौन है, 10 और 12, तो इस तरह से ये लिख दिया। तो ये यूनियन निकालने का तरीका रहेगा कि आपको 2 समुच्चय दे रखे होंगे जिसके अंदर आपको पहले दोनों को साथ साथ लिख लेना है। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको वापिस से इनको पास पास लिख लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 6,8 और यहाँ पे 6,8 दोनों के अंदर उपस्थित है, तो बस ये कॉमन पार्ट होता है ना, वही इंटरसेक्शन निकालता है। तो इंटरसेक्शन के अंदर केवल और केवल कॉमन पार्ट लेना है। अब कई बार बच्चे कहेंगे सर इंटरसेक्शन तो कॉमन पार्ट है, अगर कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं आया तो क्या करना है, अगर कुछ भी नहीं आया तो फाइव लिख लेना है। अगर कुछ भी नहीं आया तो क्या करना है, कुछ भी नहीं आने का मतलब खाली, खाली का मतलब फाइव लिख लेना है। ये जो हमने
पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट। तो हो सकता है कि कभी कभी कुछ भी कॉमन नहीं आया तो उस कंडीशन में फाई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6,8 आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि यूनियन तो कहीं के एलसीएम जैसा है और इंटरसेक्शन कहीं की एचसीएफ जैसा है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ये सिंबल ध्यान रखोगे यूनियन और इंटरसेक्शन का। अब जो भी समुच्चय दे रखे होंगे, अब उनसे रिलेटेड आप यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा, आपको 2 की जगह 3 समुच्चय दे रखे होंगे, तो 3 समुच्चय दे रखे हैं और उसका यूनियन निकालना है, तो आप तीनों के बीच में कॉमन पार्ट देखोगे। क्या करेंगे, तीनों के बीच में कॉमन पार्ट देखेंगे। अगर किसी बीच में ब्रैकेट लग रहा है तो आपको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा और उसके बाद तीसरा वाला पार्ट जो दे रखा होगा उसके साथ में यूनियन या इंटरसेक्शन लेना होगा। आप अच्छे से अपनी किताब के अंदर क्वेश्चन को देखिए, समझिए, बेसिक चीज मैंने समझा दी, इसको ध्यान रखनी है। यूनियन का मतलब होता है दोनों में आने वाले सारे एलिमेंट लेने और कॉमन को एक बार लेना है। इंटरसेक्शन के अंदर दोनों समुच्चय के अंदर केवल और केवल कॉमन पार्ट को ही लेना है, ठीक है। अब ये 3 में जा रहे हैं तो तीनों में यूनियन के लिए तीनों सेट के अंदर एलिमेंट लिखोगे, कॉमन एलिमेंट एक बार लिखेंगे और तीनों के अंदर रिमेनिंग भी लिखे जाएंगे। अगर इंटरसेक्शन तीनों के बीच में निकालना है तो तीनों में केवल और केवल कॉमन पार्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी बात थी, पर आप अच्छे से इसको ध्यान रखोगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके रिलेटेड प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आए। तो अगर यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी समझनी है तो ए का बी के साथ यूनियन निकालें या बी का ए के साथ, एक ही बात होती है। तो ये इसका क्रम विनिमय का नियम है, ठीक है। ऐसे जो मैं अभी बात बोल रहा था वो यही थी कि अगर 3 के बीच में यूनियन चाहिए तो आप ब्रैकेट में पहले 2 के बीच में यूनियन निकाल लो और फिर रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ ले लो। अब ये ऐसा हो सकता है कि आप पहले 2 के बीच में यूनियन निकालते हो या आखिरी 2 के बीच में निकालते हो, तो ये नियम है जो साहचर्य का नियम है, उसको भी ये सम्मिलन पालन करता है। अगर आप ए का किसी फाई के साथ में यूनियन निकालते हो, यानी ए और फाई के बीच में यूनियन निकालते हैं, रिजल्ट में क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि फाई तो एम्प्टी होता है। अगर किसी समुच्चय के साथ में आप फाई को मिला दोगे, सम्मिलन का मतलब मिलाना होता है, तो मिलाओगे तो क्या होगा, वो खुद रह जाएगा अपनी जगह पे, तो ए यूनियन फाई इक्वल टू फाई ए आ जाएगा। और ए का ए में मिला दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2a नहीं होने वाला है, ए का ए में मिलाओगे तो क्या, रिपीट तो कोई एलिमेंट होता नहीं। अब रिपीट नहीं होता है तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो ए यूनियन ए क्या आएगा, ए के बराबर ही आएगा, ठीक है। और यू के साथ में अगर ए मिला दोगे तो क्या आएगा, यू का मतलब होता है बहुत बड़ा सेट, और उसके अंदर एक छोटा सा वाला सेट मिला दोगे तो बात बहुत बड़ा वाला अपनी जगह ही रहने वाला है। जैसे आपका पूरा स्कूल है और इसमें आपकी क्लास 11th है, अब 11th क्लास को पूरी स्कूल में मिला दोगे तो स्कूल बड़ा नहीं हो जाएगा, वो अपनी स्कूल अपनी जगह ही रहेगा। तो ए यूनियन किसी समुच्चय के साथ में, यूनिवर्सल का किसी समुच्चय के साथ में यूनियन लेते हैं, ये तो यूनिवर्सल सेट है, और ये समुच्चय और बीच में यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, यू ही आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ठीक ऐसी प्रॉपर्टी किस में काम आती है, ये प्रॉपर्टी आती है सार्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे ही 3 के बीच में इंटरसेक्शन लेना है तो ए इंटरसेक्शन बी आप पहले 2 के बीच में लेके तीसरे के साथ ले सकते हो, या लास्ट के 2 के लेके पहले के साथ में ले सकते हो। तो ये साहचर्य वाला नियम भी ये पालन करता है और वर्ग क्रम विनिमय वाला नियम पालन करता है, दोनों नियम तो वैसे ही है। अब फाई का इंटरसेक्शन निकालेंगे किसी ए के साथ में, तो क्या होगा, फाई तो खाली है, खाली को किसी के साथ में कॉमन देखोगे तो खाली ही रहने वाला है, और खाली को किसी ए के साथ में मिलाओ, सॉरी यूनियन अगर यूनिवर्सल का और किसी समुच्चय का ले रहे हैं, अब बड़ी स्कूल में और छोटी क्लास में कॉमन क्या है, छोटी क्लास, तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए बराबर ए ही आएगा, ठीक है। ऐसे ए और ए का इंटरसेक्शन ए के बराबर ही रहेगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी तो आपको आगे देखने को मिलेंगी। इसको बोलते हैं वितरण का नियम। क्या बोलते हैं, वितरण का नियम, इसको अच्छे से याद रखें। वितरण का नियम क्या कहता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट के अंदर यूनियन सी के साथ में है तो आपको क्या करना है, ए का वितरण कर लेना है। जैसे आप कभी कभी मैथ के अंदर पढ़ते थे ए गुणा बी प्लस सी, लिखते थे, तो इसमें क्या होता था, ए इंटू बी होता था और प्लस ए इंटू सी हो जाता था, इसमें इसी को बोलते हैं वितरण का नियम, ठीक है। तो ठीक ऐसे भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में, तो पहले इसे ए और बी का इंटरसेक्शन लगेगा, देखिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर ए का और सी का साथ में इंटरसेक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये ए और सी के साथ में, और बीच में साइन क्या रहेगा, बीच में साइन ये रहेगा जो बीच में है, ए बीच में यूनियन का साइन रहेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, अच्छे से आप अंडरस्टैंड करके रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत जगह प्रोबेबिलिटी के अंदर या किसी न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्टली अप्लाई करता हुआ दिखेगा।
तो वो अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करके रखना है। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। अब डिफरेंस का मतलब नाम में ही है कि दो समुच्चय दे रखे होंगे और उसका डिफरेंस निकालना है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ। आपको अगर ए समुच्चय दे रखा है 2 4 6 8 और ऐसे बी समुच्चय दे रखा है, मान के चलो ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, ए और बी का डिफरेंस निकालना है। तो ए और बी का डिफरेंस बेसिकली होता क्या है, उस बात को आप समझेंगे। तो पहले तो आप इस बात को वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो वेन डायग्राम में वापिस से यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दो रिंग दे रखी है ए और बी की। अब इस रिंग के अंदर हमने ये वाला पार्ट तो समझ लिया था, ये जो कॉमन सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट तो अच्छे से हमने अंडरस्टैंड कर लिया था कि ये कॉमन पार्ट होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब इस कॉमन पार्ट के जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट वाला पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को आपको क्या बोलोगे, ये ऐसा पार्ट है, ये वाली रिंग ए की है, दूसरी वाली रिंग बी की है, ध्यान रखें इस बात को। तो ये जो मैंने थोड़ा सा शेडेड कर रखा है, इस वाले पार्ट को आप अच्छे से दिमाग में रखें। इसी को ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओनली ए। क्या बोलते हैं, ओनली ए। ठीक है, और ये ओनली ए वाला पार्ट होता है, इसी को बोलते हैं ए और बी का डिफरेंस। इसी को ही बोलते हैं ए और बी का डिफरेंस। ऐसे ही ये जो राइट वाला पार्ट है, आपको राइट साइड में जो पार्ट दिख रहा होगा, जो केवल आपको बी के अंदर दिख रहा है, केवल बी के अंदर दिख रहा है, इसी वाले पार्ट को ही यहाँ पे मैं नाम से बुलाने वाला हूँ। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये आपका पार्ट है बी माइनस ए। ये पार्ट कौन सा है, बी माइनस ए। अब आपको ए माइनस बी पार्ट अगर दिख रहा है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ए माइनस बी वाला पार्ट है, उसको मैथ वाली फॉर्म में लिखना है। तो कंप्लीट ए में से कुछ पार्ट हटाना पड़ेगा। देखो कौन सा पार्ट हट रहा है, जो दोनों का कॉमन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है। अगर ए माइनस बी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिखना चाह रहे हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए में से कॉमन पार्ट हटा देंगे तो उस रीजन को बोलते हैं ए माइनस बी, और इसी को ही बोलते हैं ओनली ए। मैं आगे आपको थोड़ा सा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेके समझाऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए कि ए माइनस बी का मतलब होता है ऐसा रीजन जो केवल ए में हो, या उसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो ए में से बी का कॉमन पार्ट हटा दो, ए में से बी का कॉमन पार्ट हटा दें, उसको बोलते हैं ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं और मुझे फाइंड आउट करने हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी फाइंड आउट करने का मतलब पहले ए को लिखेंगे आप, जैसे 2 नंबर का डिफरेंस निकालते हैं वैसे दो समुच्चय का डिफरेंस की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है, ए माइनस बी का मतलब होता है ये बी जा रहा है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये बी जा रहा है, लेकिन बी जाते जाते क्या करेगा, इस ए में से अपना हिस्सा ले जाएगा। जैसे दो लोग हैं, दो लोग में से एक अपना हिस्सा लेके जा रहा है। अब जाने वाला तो चला जाएगा, लेकिन वहां रुकेगा कौन, वो ही हमारा आंसर होगा। तो ए माइनस बी का मतलब होता है बी अपना हिस्सा लेके जा रहा है, बी अपना हिस्सा लेके जा रहा है। तो बी अपना हिस्सा क्या क्या लेके जाएगा, बी के अंदर और ए के अंदर जो कुछ कॉमन है वो अब तो इसका हिस्सा है। तो 4 इसमें है तो ये यहाँ से चला जाएगा बी के साथ में। 6 है वो भी चला जाएगा क्योंकि 6 इसमें भी है, और 8 इसमें भी चला जाएगा। तो ये तो टुकड़ी बना के बी जाएगा तो अपने साथ में इसको लेके जाएगा। तो लेके जाने के बाद में शेष क्या बचेगा ए में, शेष ए में क्या बचेगा, शेष ए में 2 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। समझ में आ गया होगा, ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी अपना हिस्सा लेके जा रहा है। तो ए माइनस बी सिंपली इसी रूप में आपको समझ के रखना है। ऐसे अब आप समझना बी माइनस ए को यहाँ से क्या होता है। तो बी माइनस ए का मतलब है पहले बी को लिखोगे। अब पहले बी को लिखेंगे तो 4 6 8 9 और 10 माइनस ए, ए के अंदर क्या है 2 4 6 8। अब बताओ बी माइनस ए में अब कौन जा रहा है, बी माइनस ए में अब ए जा रहा है। अब ए जाएगा तो ए अपना हिस्सा लेके जाएगा। तो ए के पास में जो क्या है, जो बी के पास था, तो ए जा रहा है वो अपने साथ में बी में से लेके जाएगा। तो बी में क्या क्या सी या क्या क्या एलिमेंट है, 4 है तो 4 जाने वाला है, 6 है तो 6 जाने वाला है, 8 है तो 8 भी जाने वाला है। अब शेष क्या बच जाएगा, शेष इसके अंदर बचेगा 9 और 10, क्योंकि बी माइनस ए का मतलब बी रुकेगा, बी रुकेगा ए जा रहा है। ए माइनस बी का मतलब ए रुकेगा बी जा रहा है। तो जो जा रहा है वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, लेकिन रुकेगा वो क्या रुकेगा, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो बात भी मैंने यहाँ पे समझा दी है। ठीक है,
अब ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल देखिए जिसके अंदर आपको x और y दो समुच्चय दे रखे हैं और इसमें आपको तीन चीज फाइंड आउट करनी है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, और दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है। तो अभी मैंने जो समझाया इसी के रिलेटेड ये सेम न्यूमेरिकल है। अब x माइनस वाई है तो पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे बच्चों x को लिख लेते हैं पहले। तो x के अंदर क्या है, a b c और d है, माइनस y के अंदर क्या है, f b d एंड g। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई का मतलब है y जा रहा है x रुकेगा, तो y जाएगा तो ऐसा हिस्सा क्या है जो y के अंदर है और x में भी है, तो x अपने x का x में से y अपना हिस्सा लेके जाएगा। तो देखिए यहाँ पे d दोनों जगह दिख रहा है तो d यहाँ से चला जाएगा, बाकी क्या दिख रहा है, b भी दिख रहा है तो b भी चला जाएगा। f और g तो है नहीं इसके अंदर, तो f और g कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो f और g नहीं जाएंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a कॉमा सी आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, a कॉमा सी। ऐसे y कॉमा एक्स अगर लिखना है तो पहले क्या लिखोगे आप, y को लिखोगे, तो f b d g, और यहाँ पे लिखेंगे तो a b c और d। ठीक है, अब देखिए y माइनस एक्स के अंदर अब x जा रहा है तो x अपना हिस्सा लेके जाएगा, तो इसमें से यहाँ से b गायब हो जाएगा और यहाँ से d गायब हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा यहाँ पे y के अंदर, क्योंकि y वहां रुकने वाला है, तो f कॉमा g बच जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या पूछा है इसके अंदर, x इंटरसेक्शन y पूछा है। तो x इंटरसेक्शन y का मतलब दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन पार्ट चाहिए। तो दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या था, जो एक दूसरे के साथ में कैंसल आउट हो रहा था, ये ऐसा पार्ट था जो दोनों में दिख रहा था। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, a b c और d, कॉमन f b d और g, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, जो दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है b कॉमा d, ये दोनों में कॉमन पार्ट है। तो ये यहाँ पे x इंटरसेक्शन y आ जाएगा। अब आप बताओ अगर मैं पूछता आपसे x यूनियन y तो क्या आता है, तो x यूनियन y का मतलब दोनों के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट लिखने थे, तो a b c d, साथ में एक्स्ट्रा क्या थे, f और g थे, तो ये f को से g तक यहाँ पे एलिमेंट आ जाते हैं। टोटल एलिमेंट कितने आते हैं, 6 एलिमेंट आ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना और डिफरेंस लेना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं समुच्चय का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जैसा कि आपको अभी तक समझाया कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखते हैं और किसी भी सेट को रिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो पूरक शब्द का मतलब होता है ऐसा समुच्चय, ए पूरक को ए डैश से लिखते हैं, ऐसा समुच्चय जो सार्वत्रिक समुच्चय में से किसी समुच्चय को घटाने पर प्राप्त होता है। ऐसा समुच्चय जो किसी सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाने पर प्राप्त होता है, इसको ए डैश से लिखते हैं। और ए डैश की यहाँ पे डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, सार्वत्रिक समुच्चय को यू से लिखते हैं और यू में से ए को घटा देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है। यानी किसी समुच्चय के अंदर से या किसी सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय को हटा दिया जाए तो जो शेष पार्ट बचता है उसी को बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक, सॉरी किसी समुच्चय का पूरक बोला जाता है। अब देखिए ये वाली रिंग वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या था हमारा, अगर ये पूरी रिंग के इंटरनल पार्ट को देखें तो ये था, और इस ए के आउटर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये आउटर वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये ए का पूरक कहलाता है। ए तो खुद रिंग है और इस रिंग के आउटर यानी बाहर की तरफ जो कुछ सब दिख रहा है वो ही क्या कहलाता है, ए का पूरक कहलाता है। ठीक है, तो पूरक शब्द को ऐसे समझिए कि किसी समुच्चय में से, किसी सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को हटा दिया जाए
तो जो आउटर पार्ट बचता है वो उसका ए डैश कहलाता है। इसको सार्वत्रिक समुच्चय समुच्चय के पूरक को ए डैश से लिखते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो परिभाषा क्या है इसकी, ध्यान रखोगे। परिभाषा है u माइनस ए। अब आपको किसी समुच्चय का पूरक निकालना है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको u तो दे रखा होगा और साथ में किसका पूरक निकालना है वो भी दे रखा होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में बात समझा रहा हूँ कि देखिए हमें u दे रखा है 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है, इसमें a दे रखा है 2,3 और b दे रखा है 3, 4, 5। अब आपको यहाँ से कुछ पॉइंट फाइंड आउट करने हैं 1 बाई 1 करके, ठीक है। तो इस तीनों ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं सबको समझाता हूँ कि ए डैश या बी डैश वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, मान के लो ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या होगा, u माइनस ए, u माइनस ए। अब माइनस निकालना तो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में समझा दिया था कि उसको किसी को माइनस करते हैं तो उसमें से उसके वाले पार्ट को हटा देते हैं और कौन सा वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है। अब ये बेसिकली आपको सॉल्व करना है। ए डैश का परिभाषा क्या होगी, u माइनस ए। u क्या है 1 से लेके 6 तक, ए लिख लिया। a क्या है 2,3। अब आपको क्या करना है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो इसका रिजल्ट अब बताओ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ी देर पहले बताया। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो जा रहा है और ये जा रहा है तो अपना हिस्सा लेके जाएगा, तो इस हिस्से में से क्या हो जाएगा 2,3 गायब हो जाएगा। अब 2,3 गायब होने के बाद में क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, फिर 4 बचेगा, 5 बचेगा और 6 बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब बताओ बी डैश क्या आएगा, तो बी डैश को भी लिखेंगे तो u माइनस बी लिख लेंगे। अब u क्या है, वापिस से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और b क्या है, b के अंदर 3, 4, 5 है। अब ये 3, 4, 5 को हटाना है, तो यहाँ से 3 के ऊपर क्रॉस लगाओ, 4 के ऊपर क्रॉस लगाओ और 5 के ऊपर क्रॉस लगाओ। अब जो शेष बच जाए उसको लिख लो, 1 है, 2 है और फिर सीधा क्या है 6 है। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है, तो ए डैश की वैल्यू हमने निकाल रखी है, उसको यहाँ रख दो, 1, 4, 5 और 6, फिर बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया और फिर क्या था 1, 2 और 6। अब ये पूछा क्या है, ये पूछा है इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट पूछा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा, 1 है दोनों में, तो 1 को लिख दो, 4 तो दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 6 हाँ 6 दोनों के अंदर है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 1,6 हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर आपको ऐसे पूछते कि ए यूनियन बी क्या आएगा, तो वो ए यूनियन बी तो हमको पहले से पता है निकालना कैसे होता है। ए को पहले लिखते हैं, बीच में यूनियन लगा लेते हैं और 3, 4, 5 यहाँ लिख लेंगे। अब दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में किसी को छोड़ना नहीं है और कॉमन पार्ट को एक बार लिखना है, तो किसी को छोड़ना भी नहीं है और कॉमन एक बार लिखना है, तो 2, 3, 4 और 5 तक आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको ये पूछ लेते कि बाकी के पार्ट कैसे निकालने हैं, तो जरूरत के अनुसार आप ए डैश और बी डैश निकाल के रखे हुए हैं, इनके बीच में यूनियन और इंटरसेक्शन लगाना है, तो उसको लगाते जाओगे, जिससे आपको पार्ट ये निकालने में आ जाएगी। अब देखिए आगे क्या पूछा है, ए यूनियन हमें ये प्रूव करना है, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। तो इस रिजल्ट के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, इस वाले पार्ट को देखेंगे तो क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का डैश। अब किसी के ऊपर डैश आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, उसको यू में से हटाना होता है, तो यू में से किसको हटाएंगे, यू में से हटाएंगे ए यूनियन बी को, यू में से ए यूनियन बी को हटा देंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन कहती है यू का मतलब क्या है, तो बच्चों यू का मतलब है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 माइनस ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी अभी निकाला था 2, 3, 4 और 5, ये निकाल रखा है, ये वाला रहा ये यूनियन बी। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 3, 4, 5 को हटाना है, तो यहाँ से 2 के ऊपर क्रॉस, 3 के ऊपर क्रॉस, 4 के ऊपर क्रॉस और 5 के ऊपर क्रॉस। अब रिमेनिंग क्या बच गया, 1 बच गया और 6 बच गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,6, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड के अंदर दे रखा है बच्चों कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो हमने यहाँ पे निकाल रखा था, दिख रहा है, और ये ऊपर साइड में डायरेक्टली लिख लेता हूँ 1,6। अब देखिए ये दोनों साइड और ये बराबर है कि नहीं है, तो आप यहाँ से कह सकते हो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू क्या है RHS, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। अब ये जो एक तरह से प्रॉपर्टी है,
ये प्रॉपर्टी मैं आगे समझाऊंगा। ये डी मॉर्गन करके प्रॉपर्टी या डी मॉर्गन रूल के नाम से इसको याद रखते हैं मैथ के अंदर। तो डी मॉर्गन प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो और एक तरह से आपको आगे रिजल्ट याद रखना है अगर किसी जगह डायरेक्टली अप्लाई करना है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं जो पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट के रिलेटेड है। तो पूरक के कुछ गुणधर्म है बच्चों, देखिए बहुत अच्छे से समझना। अगर ए का और ए डैश का मैं यूनियन लूंगा तो क्या आएगा, जैसे पिछले वेन डायग्राम से आपको क्लियर होना चाहिए। ए और ए डैश का जो हमने यहाँ पे देखा था, ए और ए डैश इन दोनों को देखोगे तो ये व्हाइट पार्ट और आउटर पार्ट इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यू। तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखें, ए और ए डैश के यूनियन को सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट से लिखते हैं। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बच्चों, इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे फाई आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको डी मॉर्गन हिस्सा या डी मॉर्गन नियम बोलते हैं। ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। इसको हमने जस्ट पिछले न्यूमेरिकल में प्रूव भी किया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर भी मुझे आपको समझाना, नीचे देखो सत्यापित करवा रहा हूँ तो यहाँ पे समझा दूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। अब ऐसे यहाँ पे लिखा है, ये सेकंड वाला नियम है, ए इंटरसेक्शन बी और फिर यहाँ के उस पर डैश लगा रखा है। तो इसमें क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए इसमें समझिए, ए यूनियन किस में बदल जाता है, इंटरसेक्शन बदल जाता है, और इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है, यूनियन में बदल जाता है। और इसमें एक बार डैश है और ये इंडिविजुअली दोनों के ऊपर डैश लग जाता है, बस ये डी मॉर्गन नियम है। अगर आपको लिखना है ए यूनियन बी का डैश तो आप ऐसे याद रखोगे कि इसमें यूनियन लगा रखा है तो बीच में तो इंटरसेक्शन आएगा, और एक डैश है तो ये दोनों के ऊपर डैश लगा देना है, ठीक है। बस ये डी मॉर्गन का नियम था। अगर आप एक का डबल डैश ले लेते हो यानी किसी एक का पूरक दो बार ले लिया जाए तो फिर आप इस उसी जगह पे आ जाओगे, ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाओगे। ए डैश का डैश ले लेंगे तो ए आ जाता है। अगर फाई का डैश ले लें यानी फाई का डैश का मतलब पूरक, फाई का पूरक क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का पूरक क्या होगा, फाई यानी रिक्त सेट हो जाएगा। अब ये सारी बातें हैं आप किसी न्यूमेरिकल की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हो और आप इन प्रॉपर्टी को डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये आसान है समझना। आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम का आइडिया लेके रखना है, इससे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं न्यूमेरिकल की सहायता से ये डी मॉर्गन नियम को सत्यापित करवा देता हूँ, अच्छे से समझना। अब देखिए यहाँ पे यू दे रखा है 1 से लेकर 9 तक, ए दे रखा है इवन नंबर 2 4 6 8 और बी दे रखा है 2 3 5 7 दे रखा है। अगर हमें सत्यापित करना है तो क्या करना है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो गिवन है वो तो ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो ए डैश निकाल लेता हूँ, तो ए डैश का मतलब क्या होगा, यू माइनस ए हो जाएगा। अब यू जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। माइनस क्या करना है बच्चों, माइनस करना है 2 4 6 और 8। अब माइनस करेंगे तो 2 4 6 8 यानी 2 के ऊपर क्रॉस लगा देगा, 4 के ऊपर क्रॉस, 6 के ऊपर क्रॉस और 8 के ऊपर क्रॉस। अब जो बचा है उसको लिख लो यहाँ पे 1 3 5 7 और 9, ये यहाँ पे बच जाएगा। ऐसे बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश की परिभाषा क्या हो जाएगी, u माइनस बी हो जाएगा। अब u माइनस बी में u को लिख लेंगे जैसे कि पिछले ऊपर वाले पार्ट में लिखा था। बी के अंदर क्या है, तो बी के अंदर दे रखा है 2 3 5 एंड 7। अब 2 के ऊपर क्रॉस लगा देंगे, 3 के ऊपर क्रॉस लगा देंगे, 5 के ऊपर क्रॉस लगा देंगे, 7, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, क्या पार्ट है, रिमेनिंग 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है और 9 है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, साथ में ए यूनियन बी भी निकाल लेना है। मैं 1 बाई 1 करके चल रहा हूँ। ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी को मिला देना है। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ए और बी को मिलाएंगे तो दोनों में आने वाले एलिमेंट लिखने, किसी को छोड़ना नहीं और कॉमन को एक बार लिखना है, तो दोनों में एक बार लिख लेंगे। उसके बाद 3 अलग अलग है तो 3 आएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी है एक जगह तो 5 भी आ जाएगा, 6 भी एक जगह तो 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। तो ये ए यूनियन बी यहाँ पे लिख लिया, इतना समझ में आ गया होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, एक तो 2 है
और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन दिख रहा है, ए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश की परिभाषा क्या होगी, यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू जो है उसको लिख लो, ये लिख लिया, माइनस बी। ये लिखने के बाद में माइनस क्या लिखना है, माइनस लिखना है ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी मैं नीचे लिख लेता हूँ। ए यूनियन बी कितना आएगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से लेके 8 तक सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 2 के ऊपर क्रॉस, 3 के ऊपर क्रॉस, 4 के ऊपर क्रॉस, 5 6 7 8, बस 9 क्रॉस नहीं होगा। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा 1,9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,9 आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड देख लो। तो राइट हैंड साइड के अंदर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड के अंदर दे रखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश और बी डैश के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। तो ए डैश हमारा क्या है, ए डैश के अंदर ऊपर ऊपर लिख रखा है, देखो ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश। तो ए डैश के अंदर दे रखा है 1 3 5 7 और 9 इंटरसेक्शन। बी डैश के अंदर क्या दे रखा है, 1 4 6 8 और 9। अब अच्छा बताओ, इन दोनों के बीच में कॉमन, कॉमन का मतलब ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो। तो 1 दोनों में है, देखो ये 1 दोनों में है, और क्या है 9 दोनों के अंदर है। तो 1,9 डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो दोनों साइड से देखेंगे तो ये 1,9 यहाँ से भी आ रहा है और 1,9 यहाँ से भी आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये पूरा अच्छे से सत्यापित हो गया। LHS इक्वल टू RHS वाला पार्ट यहाँ से आप प्रूव कर चुके हो। ठीक है, अब आप जिस तरह से ये वाला रिजल्ट अपने प्रूव किया है, ठीक उसी प्रकार ये सेकंड रिजल्ट है उसको भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए सेकंड में क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू की जगह तो यू रहेगा और ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी की जगह रहेगा 2। तो u में से ये 2 हटा देंगे। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका u है, अब ये u यहाँ रख लेंगे, ठीक है, इस जगह पे। और माइनस क्या करना है, -2 करना है। तो इसमें से 2 हट जाएगा, क्या होगा, इस 2 के ऊपर क्रॉस लग जाएगा। तो 2 हटेगा, इसका मतलब क्या एलिमेंट या क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में, 2 को छोड़ के सब आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अब राइट साइड में देखेंगे तो क्या दे रखा है, ए डैश यूनियन बी डैश दे रखा है। क्या दे रखा है, ए डैश यूनियन बी डैश दे रखा है। ए और ए डैश और बी डैश का यूनियन लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। अब देखो ये जो टिक निकाल लगा रखी है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो 1 3 5 7 9 है, 1 4 6 8 9 है। तो देखो इसके अंदर 1 है, 2 कहीं पे भी नहीं है दोनों में, तो 2 नहीं आ सकता। 3 है एक जगह तो 3 आ जाएगा, 4 भी आ सकता है एक जगह, 5 भी आ सकता है, 6 भी एक जगह है, 7 भी एक जगह है, 8 भी एक जगह है और 9 दो जगह। तो ये दोनों जगह से आपको एक ही बार लिखना है। तो ये देखिए दोनों साइड से आप देखोगे तो ये रिजल्ट भी आपको यहाँ से बराबर आता हुआ दिख रहा है। तो ये आप यहाँ से प्रूव कर चुके हो। तो एक तरह से ये डी मॉर्गन नियम का प्रूफ था कि ऐसा क्यों होता है, तो वो भी आपको समझा दिया मैंने। और इस लेक्चर के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट या किसी समुच्चय का पूरक कैसे निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने की, ये एग्जैक्टली एज इट इज आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर देखने को मिलेगी। वहां पे हम रिजल्ट के तौर पे इसको बेसिक मान के चलेंगे कि आपने ये पहले कहीं के पढ़ रखा है, तो अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखिए। और अब आप अपनी किताब के अनुसार जो आपकी एनसीईआरटी बुक दे रखी है, उस बुक के अनुसार आप एक्सरसाइज नंबर 1.4 एंड 1.5 ये दोनों को कंप्लीट कर सकते हो। जो कुछ बेसिक चीजें थी मैंने यहाँ पे समझा दी है, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो कि हमारा तीसरा लेक्चर होगा सेट के रिलेटेड, उसके अंदर हम वेन डायग्राम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, थियोरिटिकल कुछ कॉन्सेप्ट समझ के उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे
और ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो अच्छे से आप इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करिए। इससे रिलेटेड जो मैंने होमवर्क दिया है 1.5 और 1.4 एंड 1.5 इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम 1.5 के बाद 6 जो कि वेन डायग्राम के बेस्ड है और वो आपकी आगे वाली स्टडी के लिए भी काफ़ी अच्छे से, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूंगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है तीसरा वाला, तो इसको मिस नहीं करना है। अच्छे से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय।